मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कंटेंट ज्ञानोदय क्लासेस बाय आनंद सर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार। 1917 का साल और जगह है बिहार का चंपारण। इतिहास में ये एक किसान आंदोलन के नाम से दर्ज है, लेकिन आज हम जो जानकारी देखने वाले हैं वो बताती है कि ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये कह सकते हैं कि एक प्रयोगशाला थी। बिल्कुल, एक ऐसी प्रयोगशाला जहां भारत की आजादी का सबसे शक्तिशाली हथियार सत्याग्रह पहली बार परखा गया। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा एक राष्ट्रीय क्रांति की पहली चिंगारी कैसे बन गया। हाँ, मतलब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये है कि गांधी जी ने इसे कैसे किया और क्यों ये तरीका इतना कारगर साबित हुआ कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य तक की नींव हिला दी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि चंपारण में वो हालात इतने खराब थे ही क्यों। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो एक प्रथा की ओर इशारा करते हैं, तिनकठिया प्रथा। हाँ, तिनकठिया नाम सुनने में शायद उतना गंभीर न लगे। नियम था कि किसान को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना ही होगा, मतलब लगभग 15% जमीन पर। हाँ, लेकिन ये सिर्फ 15% जमीन का सवाल नहीं था, ये असल में एक पूरा शोषण का चक्र था। अच्छा। पहली बात तो ये कि नील की खेती जमीन को बंजर कर देती थी, मतलब किसान अपनी ही जमीन को खराब कर रहा है। और बदले में उसे मिलता क्या था? यही तो असल समस्या थी। नील की कीमत बागान मालिक तय करते थे, जो बाजार भाव से बहुत ही कम होती थी। तो किसान मेहनत भी कर रहा है, जमीन भी बंजर हो रही है और वो गरीब का गरीब ही है। तो एक तरह से वो अपनी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बन गए थे। बिल्कुल। और अगर कोई इसका विरोध करे तो उन पर अत्याचार होते थे, लगान बढ़ा दिया जाता था, वो हर तरफ से फंसे हुए थे। और इसी मुश्किल घड़ी में एक नाम सामने आता है, राजकुमार शुक्ल। हाँ, राजकुमार शुक्ल एक किसान नेता, पर वो कोई बड़े पढ़े लिखे नेता नहीं थे। वो बस एक जिद्दी किसान थे। और कहते कि उनकी यही जिद इतिहास बदलने वाली थी। सही बात है। उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना था और वो महीनों तक गांधी जी के पीछे पड़े रहे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले, फिर कानपुर गए, फिर उनके आश्रम तक पहुंच गए। मतलब उन्होंने हार नहीं मानी? नहीं मानी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि इस अनपढ़ लेकिन दृढ़ निश्चयी किसान ने उन पर जीत हासिल कर ली और आखिरकार गांधी जी ने चंपारण आने का वादा किया। तो यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अप्रैल 1917 गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। हाँ, और पहुंचते ही अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्हें लगा होगा कि कोई आम नेता है, एक नोटिस से डर जाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गांधी जी ने वो आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। और यहीं पर भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग हुआ। और वो नहीं जाएंगे चाहे जो सजा हो। वाह, मतलब सीधी टक्कर, लेकिन बिना किसी हिंसा के। हाँ, नैतिक बल से। और इसका असर जबरदस्त हुआ। अंग्रेज अधिकारी हैरान थे। हजारों किसान अदालत के बाहर शांति से इकट्ठा हो गए। एक तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट। बिल्कुल। और उस शांत भीड़ में इतनी ताकत थी कि सरकार घबरा गई। उन्हें गांधी जी को बिना शर्त रिहा करना पड़ा। तो ये पहली जीत थी, एक मनोवैज्ञानिक जीत। बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। तो अब जब जिला छोड़ने का आदेश हट गया, गांधी जी ने आगे क्या किया? यहीं उनकी असली रणनीति सामने आती है ना। हाँ, और वो रणनीति किसी धरने या प्रदर्शन की नहीं थी। वो रणनीति थी सबूत इकट्ठा करने की। सबूत मतलब? गांधी जी एक वकील थे। उन्होंने इस लड़ाई को एक केस की तरह लड़ा। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे बिहार के बड़े वकीलों को इकट्ठा किया और एक ही काम पे लगा दिया। क्या? किसानों के बयान दर्ज करना। अच्छा, मतलब एक तरह का विशाल सर्वे या जांच? हाँ, एक बहुत बड़ा डेटा कलेक्शन अभियान। महीनों तक टीम ने गांव-गांव जाकर 8000 से ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए। हर बयान को क्रॉस चेक किया। तो वो एक तरह से दस्तावेजों का एक पहाड़ खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल। ये कोई भावनात्मक अपील नहीं थी, ये ठोस अकाट्य सबूत थे। अब सरकार के पास इन तथ्यों को नजरअंदाज करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और इसका असर हुआ? असर होना ही था। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें एक आधिकारिक जांच समिति बनानी पड़ी, चंपारण अग्रेरियन कमेटी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि गांधी जी को भी उस समिति का सदस्य बनाया गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत थी।
अब वो सिर्फ एक बाहरी आंदोलनकारी नहीं थे, वो आधिकारिक तौर पर जांच का हिस्सा थे। तो जब जांच हुई तो जाहिर है किसानों की सारी शिकायतें सही पाई गईं। एक एक करके सारे तथ्य सामने आ गए। समिति को मानना पड़ा कि 3 कठिया प्रथा गलत थी और किसानों से अवैध वसूली की गई है। तो फिर परिणाम क्या हुए? मतलब क्या तय हुआ? यहाँ एक और दिलचस्प बात है। बागान मालिक अवैध वसूली का पैसा लौटाने को तैयार तो हुए, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 25% वापसी की मांग पर सहमति जता दी। सिर्फ 25%? इतनी बड़ी जीत के बाद ये तो कम लगता है। लगता तो है, लेकिन गांधी जी की सोच अलग थी। उनके लिए पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत था। वो कैसे? उन्होंने समझाया कि बागान मालिकों का कुछ पैसा लौटाने पर ही राजी हो जाना अपने आप में उनकी हार है, उनकी प्रतिष्ठा का गिरना है। ये पहली बार था कि उन्हें झुकना पड़ रहा था। सही बात है। किसानों के लिए ये पैसे से ज्यादा आत्मसम्मान की जीत थी। बिल्कुल। उन्हें ये एहसास हुआ कि वे भी सही हो सकते हैं और शक्तिशाली लोग भी गलत हो सकते हैं। तो इसके जो दूरगामी परिणाम हुए वो क्या थे? सबसे पहला और सबसे बड़ा परिणाम तो ये था कि 3 कठिया प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। वाह! दूसरा, किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का मुआवजा मिला। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था, वो था एक मनोवैज्ञानिक बदलाव। किसानों के अंदर का डर खत्म हो गया। हाँ, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागा। उन्हें लगा कि वो संगठित होकर लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर इस सफलता ने गांधी जी को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया। तो अगर हम इसके महत्व को संक्षेप में देखें तो ये भारत में गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। हाँ, और इसने सत्याग्रह और अहिंसा की ताकत को पूरे देश के सामने साबित कर दिया। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नया तरीका दिया जो नैतिक बल पर आधारित था। और ये भी याद रखना जरूरी है कि गांधी जी इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। हाँ, उनके सहयोगियों की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई जैसे कई बड़े नेता उनके साथ जुड़े, जिन्होंने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए, तो परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। जरूर। साल था 1917, स्थान चंपारण बिहार, कारण था 3 कठिया प्रथा, और नेता थे महात्मा गांधी। और परिणाम ये हुआ कि नील की जबरदस्त खेती हमेशा के लिए समाप्त हो गई। बिल्कुल। चंपारण की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे सही नेतृत्व और अहिंसक दृढ़ संकल्प के साथ सबसे कमजोर लोग भी सबसे शक्तिशाली सिस्टम को चुनौती दे सकते हैं। ये एक विचार जरूर छोड़ जाता है। चंपारण ने साबित किया कि एक व्यक्ति का नैतिक साहस एक पूरे आंदोलन को जन्म दे सकता है। सवाल यह है कि क्या एक विचार आज भी उतनी ही ताकत रखता है? धन्यवाद। और हमारा एक ही मोटिवेशन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।